अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इससे जो पिछला हमने प्रोग्राम किया था वो हमने सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर उसका फाइंड करके हमने दिया था मतलब प्रोग्राम में। तो आज भी हम एक मज़ीद सीखेंगे प्रोग्रामिंग के, आखिर प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है और प्रोग्रामिंग हमें करना क्यों लाजमी है। प्रोग्रामिंग का मकसद तो सीधा साधा ये है कि हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करने की हमारी एक सलाहियत हो जाए जो हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। और प्रोग्रामिंग हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिगिनर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल प्रोग्रामिंग को ज़ीरो से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम एक फिर बार इसको रिवाइज़ करते हैं एक दफ़ा फिर। तो सबसे पहले हमने इधर इंक्लूड कराया हुआ हैश इंक्लूड iostream.h। तो मैंने आपको बताया था कि हैश इंक्लूड का मतलब है इसको हैश इंक्लूड का मतलब है कि हमें इसमें हेडर फाइल डाउनलोड करानी है जहाँ पर फंक्शंस पहले के बने हुए पड़े हुए हैं जो हमें इस्तेमाल करनी है, जैसे कि सी आउट हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया, सम हो गया, ये सी आउट आ गया। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस यहाँ पर बने हुए पड़े हुए हैं इनको हमें इस्तेमाल करने के लिए हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती है। जैसे कि मैंने तो हेडर फाइल इंक्लूड कराई है iostream.h। iostream का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट का समंदर है इधर, जो हम उसमें से फंक्शन इस्तेमाल कर भी चाहें तो कर सकते हैं। .h इसकी एक्सटेंशन है, .h का मतलब है हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड और ये साथ जो एंगल ब्रैकेट बनी है इनका मतलब है इनको हम कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। मतलब ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने का तरीका है जो हम कंपाइलर को बताते हैं कि ये हमने एक हेडर फाइल इसमें शामिल करवाई है। तो उसके बाद दूसरी भी यही है। दूसरी में आ गया conio.h। conio का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर हम अब इस प्रोग्राम को अगर रन करें तो हमारे सामने आ जाती है ये काली सी स्क्रीन। ये जो काली सी स्क्रीन हमारे सामने आ रही है इसको हम कहते हैं कंसोल। यानी कि हमने कंसोल पर आउटपुट करनी है तो हम इसको कंसोल कहेंगे और हमें उसके लिए इस्तेमाल करना है हेडर फाइल conio.h। तो उसके बाद आ गया void main। मैंने आपको बताया था कि ये मेन की बॉडी होती है। टर्बो C++ के मुताबिक ये जो void है ना, void इसका मतलब है कि कोई रिटर्न टाइप हमें नहीं चाहिए। तो इसके मुताबिक कोई भी ये जो कंसोल है ये कुछ भी मतलब आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। इसमें आ जाती है मेन। अच्छा, टर्बो C+ ये जो होल पूरा कंपाइलर है इसमें जो मेन में लिखा होता है सिर्फ वही चलता है, ताकि कोई भी कंपाइलर हो जाए, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कर लें, डेव C++ कर लें, फिर कोड ब्लॉक कर लें, जो भी आप कंपाइलर कर लें उसमें एग्जीक्यूट हमेशा वही होता है जो मेन के अंदर लिखा होता है। तो मेन ये है कि आप इसको कह रहे हैं ना कि बहुत आम बॉडी, मतलब जो ख़ास है जो सिर्फ चलती है वो मेन की बॉडी होती है, और जो इसके अंदर लिखा होगा, जो भी इसके अंदर लिखा होगा हमेशा एग्जीक्यूट चलेगा वही। तो उसके बाद यहाँ से इसकी मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है और इसके बाद मैंने नीचे इसमें यहाँ पर इसको एंड किया हुआ है। तो ये यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी को एंड कर दिया। तो उसके बाद अगर आप पूछें कि क्लियर स्क्रीन क्या है, क्लियर स्क्रीन मैंने आपको बता दिया था कि हम जब इस प्रोग्रामिंग को रन करते तो हमारे सामने एक आउटपुट लिखी आ जाती है। अगर हमने ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया होगा तो हमारे सामने पिछली आउटपुट और अगली आउटपुट दोनों इकट्ठी ही लिखी आ जाएगी, मतलब कि वो पिछली आउटपुट को रेज मतलब मिटाएगी नहीं। तो इसलिए हमें उसको मिटाने के लिए अपनी स्क्रीन को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया है। उसके बाद आ जाता है इंट। तो इंट कहते हैं कि इंटीजर टाइप वैल्यू। इंटीजर टाइप वैल्यू यानी कि x, y, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस। तो ये इंट मतलब अब आप पूछेंगे कि x, y, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस ये क्या है। तो ये कैसा होता है कि जो कंप्यूटर की बैक पे जो मेमोरी रन हो रही है उसमें ये अब फंक्शंस के डब्बे बन जाएंगे। मतलब कि x का एक डब्बा बन जाएगा इंटीजर टाइप में, y का एक डब्बा बन जाएगा एक सम का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, मॉडुलस का। यानी कि हमारे पास इधर 6 डब्बे टोटल कंप्यूटर की बैक मेमोरी में बन जाएंगे जहाँ पर हमने इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है। अभी इनके अंदर वैल्यू कोई भी स्टोर नहीं है, ये खाली है, सिर्फ हमने उन डब्बों को नाम दिया है x, y, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस का। तो इसके पीछे इंटीजर टाइप क्योंकि हमने इसमें 1 2 3 4 इस तरह के नंबर सेव करने हैं तो इसलिए हमने इसमें इंट इसको कहा है। इसकी डाटा टाइप है ये इंट। तो हमें कोई भी जब भी कोई वेरिएबल कुछ भी डिक्लेयर कराना है तो उसके पीछे हमें उसकी डाटा टाइप लिखनी लाजमी है। तो इसके पीछे हमने डाटा टाइप लिखी है इंट। तो अब कंपाइलर ये समझेगा कि इसमें ये जितने भी हमने 6 डब्बे डिक्लेयर कराए हैं इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो हमेशा नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होगी, और नंबर्स भी कौन से, इंटीजर टाइप, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के।
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया भाई ये साइन। तो आपने इसके बारे में भी थोड़े फ़िक्रमंद होंगे कि आखिर ये क्या। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेट का क्या मतलब, टर्मिनेट करने का सीधे साधा से ये मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, रोक देना। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि स्टेटमेंट को रोक दो। ये जो हमने एक लिखी थी क्लियर स्क्रीन, ये एक स्टेटमेंट थी। ये हमने जो लिखी है इंट एक्स वाई सम मल्टीप्लिकेशन, ये एक स्टेटमेंट है। इसके बाद कंपाइलर अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर ये समझेगा कि ये स्टेटमेंट अभी तक आगे कंटिन्यू हो रही है। हमें इस कंपाइलर को ये बताने के लिए, अब जाहिर सी बात है वो ह्यूमन तो है नहीं है, वो इंसान तो है नहीं है जो मतलब ख़ुद ही से मतलब गैस कर ले कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो कंपाइलर तो उसको हमें बताना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें हमने इसको बता दिया कि क्लियर स्क्रीन के बाद ये वाली स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट नीचे से लिख रहे हैं। तो ये कंपाइलर को बताना लाजमी होता है। उसके बाद आ जाती है सी आउट। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। मैंने जैसे आपको अभी पीछे काली सी स्क्रीन दिखाई थी, उसको हम कहते हैं कंसोल। तो हमने कंसोल पर आउटपुट करनी है, तो इसके लिए हमने इसको कंसोल पे आउटपुट किए थे इंटर नंबर। अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करें, ये हमारे सामने जो आउटपुट आ गया इंटर नंबर, इसको हम कहते हैं कंसोल पर हमने आउटपुट करनी थी। तो बैक प्रोग्राम मैंने लिखा है, वो प्रोग्राम आपको ज़ाहिर बात है बिल्कुल समझ आया होगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दी। तो उसके बाद आ गया सी एन। सी एन कहते हैं कंसोल से इनपुट लेनी है। तो उसके बाद ये जो मैंने मतलब एंगल ब्रैकेट्स डाली हैं दो दो करके, इनको हम कहते हैं कंसोल का साइन। ये जो सी आउट के बाद मैंने डाली थी, इसको हम कहते हैं कंसोल का साइन। मतलब सी आउट अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अब दोबारा अगर सी आउट करूँ तो मुझे इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है सी आउट सी आउट सी आउट बार बार। मैं बस से कॉमन तरीके से मतलब इसके ये सिंबल भी इस्तेमाल कर लूँगा। तो फ़िलहाल मैंने तो कोई आउटपुट नहीं करानी, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। तो उसके बाद आ जाती है सी एन। सी एन से हमने जो यूज़र से वैल्यू लेनी होती है, जो यूज़र से इनपुट लेनी होती है, उसको हम कहते हैं कंसोल से इनपुट लो। और किस में सेव कर दो, एक्स, जो ऊपर हमने एक कंप्यूटर की मेमोरी में डब्बा बनाया था एक्स, उसमें सेव कर दो। और दूसरी जो वैल्यू लोगी उसको वाई में सेव कर दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल बात मेरी समझ आ रही होगी, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं है। तो उसके बाद हमने ऊपर एक और इंटीजर टाइप का डब्बा डिक्लेयर कराया था जिसको हमने कहा था सम। तो अब हमने सम के अंदर भी एक वैल्यू स्टोर करनी है। तो सम का मतलब क्या होता है, बेसिक सा जो सम का मतलब है वो होता है कि दो नंबर्स का एडिशन। तो हमने तो दो नंबर्स का एडिशन कौन कौन से हमने नंबर डिक्लेयर करी है, एक्स और वाई, और एडिशन बिल्कुल सेम है, वही प्लस का निशान होता है। तो हमने x प्लस वाई को कर दिया, जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसको हमने सम में स्टोर करके तो और बैक पे वो मेमोरी सेव कर दिए। उसके बाद सी आउट मैंने आपको बताया था, जैसे कि अभी कंसोल पर हमने आउटपुट करनी है सम इज़ इक्वल टू आ जाएगा सम। अच्छा, अब आप पूछे कि मैंने यहाँ पे सम क्यों लिख दिया, तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट वही होगा जो इन रेड टाइप्स में रेड प्रिंटर के अंदर लिखा हुआ है। इसको हम बेसिकली ये जो डबल कोट्स मैंने इसमें डाली है उसको हम कहते हैं प्रिंटर। इसके अंदर जो बात लिखी है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है सवाए एस्केप सीक्वेंस के। अब आप पूछें कि एस्केप सीक्वेंस क्या बला होती है, तो वो बला ये होती है, ये वाली बला, ये जो मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है \n मल्टीप्लाई \n। कंपाइलर प्रिंटर के अंदर जो भी लफ्ज़ नहीं, कुछ गिने चुने लफ्ज़, इसमें मुझे लगता है 6 के 7-8 लफ्ज़ हैं जो एस्केप सीक्वेंस का काम करते हैं। उसके अलावा \/ के साथ जो भी लफ्ज़ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट होगा जो इसके प्रिंटर के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि सम इज इक्वल टू लिखा हुआ है एज इट इज़, उसी बिल्कुल उसी तरह ये उठा के उसको प्रिंट कर देगा। तो उसके अलावा ये जो इसके अंदर सिर्फ ये जो \/ के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वो लफ्ज़ भी मैं आगे जाकर आपको गाइड करूँगा कौन से होते हैं। तो लेकिन अभी हम चूँकि स्लो से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे। तो उसके बाद सम इज इक्वल टू आ गया सम। अब हमने यहाँ पे सम क्यों लिखा है, ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा हुआ। डबल कोट्स में जो चीज़ लिखी होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। और उसके अलावा हमने ये लिख दिया सम। अच्छा, ये क्या करेगा, ये x प्लस वाई करेगा, उसको सम में स्टोर कर देगा। और इधर चूँकि हमने इसको ग्रीन लेटर्स में लिखा हुआ है तो ये कंपाइलर ये समझेगा कि हमने ये सम नहीं प्रिंट कराना, सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हमने प्रिंट करानी है। तो ये वैसे कि सम की वैल्यू प्रिंट करा देगा बहुत ईजी से। उसके बाद हमने आ गया जी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा मतलब x मल्टीप्लाई बाय वाई। x हम जो मल्टीप्लाई जो कहते हैं उसको कंपाइलर की लैंग्वेज में एस्टेरिक के साइन से डिनोट किया जाता है, जो स्टार होते हैं, जो आपको शिफ्ट दबाकर 8 के लेटर को आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो आपको एस्टेरिक का साइन मिल जाएगा। ये वहाँ से एस्टेरिक को यही कंसिडर करेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है।
तो उसके बाद हमने इसको सेम मल्टीप्लिकेशन में हमने स्टोर करा दिया मल्टीप्लाई के डब्बे में। तो उसके बाद हमने कंसोल पर आउटपुट की है \n मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू आ जाएगा मल्टीप्लाई के हमने डब्बे में स्टोर किया तो हमने वो डब्बा लिख दिया। उसके बाद कॉमन चीज़ है एंड एल। एंड एल क्या होता है? एंड का मतलब है लाइन और एंड का मतलब है एंड और एल का मतलब है लाइन, यानी कि लाइन को एंड कर दो। अच्छा, उसके बाद हम ये \n को तो पीछे छोड़ के \n का भी मतलब यही है न्यू लाइन। \/ का मैंने आपको मतलब बताया था कि इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एस्केप सीक्वेंस कुल 6-7 तरह के हैं जो हम बारी बारी अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल आप एक कॉमन सा जो एस्केप सीक्वेंस है उसको आप याद कर लें, \n का मतलब है कि न्यू लाइन। अच्छा, प्रिंटर के अंदर मैंने तो अभी आपको कहा था कि इसके अंदर कंपाइलर कुछ भी चेक नहीं करेगा। अच्छा, कंपाइलर इसमें वही चीज़ चेक करेगा जो कि \/ से लिखी होगी। अगर \/ के साथ उसका कोई लेटर इस तरह का लिखा गया हो जो कि कंपाइलर की ज़ुबान में मतलब उसको समझ आता हो तो वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अलावा जो भी इसके अंदर लिखा हो वो उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको एज़ इट इज़ ही कंसोल की स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो अगर हम इसको इसके बाद नीचे आ गया डिवीज़न हम बेसिकली किस ज़ुबान में करते हैं, मतलब डिवाइड। तो डिवाइड कंपाइलर की ज़ुबान में जो होता है वो होता है // से। हमने कहा था कि \/ से हम करते हैं एस्केप सीक्वेंस को यूज़, और // से हम करते हैं कंपाइलर की ज़ुबान में उसको डिवीज़न को कंसिडर करते हैं। तो हमने सेम डिवीज़न के जो हमने वेरिएबल का डब्बा डिक्लेयर कराया था इसमें हमने सेव करा दी उसकी वैल्यू x/y की। उसके बाद सी आउट आ जाएगा, डिवीज़न इज़ इक्वल टू आ जाएगा डेफ का जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कराया था उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो उसको एज इट इज़ आगे प्रिंट कर देगा। उसके बाद आ जाता है मॉडुलस हम कहते हैं x%। हाँ, यानी कि हमने जो मॉडुलस डिवीज़न का ये मतलब होता है कि हमें उसका आंसर चाहिए होता है कि अगर इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड करो तो उसका आंसर क्या होता है। तो अगर हम मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस हम कहते हैं कि इस नंबर को अगर इस नंबर से डिवाइड करें तो उसका जो पीछे रिमाइंडर बच जाता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। तो हमने मॉडुलस किस तरह कंपाइलर की ज़ुबान में फाइंड करना है, इस परसेंट के निशान से। परसेंट का निशान आपको शिफ्ट दबाकर 5 दबाने से आपको परसेंट का निशान मिल जाएगा। तो आपने इस तरह इसको लिख कर, तो हमने अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो हम इसको मॉडुलस भी सिंपल तरीके से फाइंड इस तरह कर लेंगे, और सी आउट में हम \n वही न्यू लाइन पे ले जाओ और इसका मॉडुलस फाइंड कर दो। उसके बाद ये गेट सी एच क्या था मैंने आपको कि हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो प्रोग्राम है वो इतनी मतलब फ़ास्ट रन कर रहा होता है, इतना फास्ट चल रहा होता है कि वो हमारी आउटपुट को ठहरने ही नहीं देता। तो हमें आउटपुट को ठहराने के लिए इस गेट सी एच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गेट सी एच का मतलब होता है गेट करैक्टर, सी एच से बनता है करैक्टर। अच्छा, अगर हम अब इस प्रोग्राम को अगर दोबारा रन करें तो हमारे सामने आ गया इंटर नंबर। ये अब आउटपुट हमारे सामने बिल्कुल ठहरी हुई है। ये इसको ठहराया किसने? गेट सी एच। वो किस तरह मैं आपको भी बता दूं। अगर हम इसके आगे एक नंबर प्रिंट एंटर करें तो ये पहला नंबर किस में स्टोर होगा? x में, और दूसरा नंबर अब हम इसमें एंटर कर दें 4, तो ये किस में हम एंटर दबाते ये किस में स्टोर हो गया? y में। तो उसके बाद सम का वो वाला वेरिएबल चलेगा, और सम इज़ इक्वल टू हमने कहा था एज इट इज़ प्रिंट कराना है, और उसमें जो आगे सम की वैल्यू है। अब इधर सम का वो लिखा हुआ नहीं आया, उसके अंदर जो वैल्यू थी वो इसमें आ गई है। उसके बाद आ गया मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू हमने वैसे ही प्रिंट कराया था। ये जो इतना कोड सफाई सुथराई से हमारे सामने लिखा गया, मतलब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, ये उसी से लिखा हुआ है क्योंकि हम उसको नेक्स्ट लाइन पे ले गए थे। \n मैंने आपको बताया था कि ये न्यू लाइन पे ले जाते हैं, और एंड एल भी वही करता है कि हम पिछली लाइन को ख़त्म करके अगली लाइन पे चले जाओ। तो इस वजह से ये जो हमारे सामने अब आउटपुट आई है ये बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई आई है, और इसके बिल्कुल सारे प्रोग्राम को उसी तरह रन कर दिया है। तो अभी भी ये मॉडुलस इज़ इक्वल टू 2 के आगे ये कुछ हमसे मांग रहा है करैक्टर। जब तक हम इसमें कोई भी करैक्टर, कोई भी चीज़ हम अगर कीबोर्ड से एंटर नहीं करते तब तक ये इसी तरह आउटपुट ठहरी रहेगी। क्योंकि ये किस वजह से? ये गेट करैक्टर की वजह से, क्योंकि वो करैक्टर मतलब हमसे मांग रहा है, जो भी हम इधर स्पेस एंटर कर देते हैं हमें वापस अपने इस कोड की तरफ ले आता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमने कमेंट किस तरह इसमें ऐड करना है। कमेंट आखिर क्या भला होती है? अच्छा, अगर हमने ये लिख दिया है कि #include iostream.h, तो
अगर हम मतलब कुछ साल बाद इस कोड को दोबारा ओपन करें, हमने इसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो हमें ये भूल जाएगा कि मतलब इसका हमने क्या मकसद इधर किया था। ये जो नीचे हमने अगर cn का फंक्शन लगाया है, ये सम का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये डिव से ये आप अगर कर लें कि हमने अगर इसमें डिव का फंक्शन इस्तेमाल किया तो क्यों इस्तेमाल किया, तो इसके आगे हम फिर मतलब कमेंट्स लिख देते हैं जो C++ जो कंपाइलर होता है इसका, वो इसको इग्नोर कर देता है, मतलब इसको चलाता नहीं है। उसको हम किसी डिनोट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, डबल फॉरवर्ड स्लैश से, इस तरह। तो आप देखें कि अगर ये हम इसको अगर 2 बार लिखते तो ये उसी लिखते सारी क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब ये कि कंपाइलर ने इस बात को मतलब क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये एक कमेंट है। अगर हम इसके आगे लिख दें कि डिवीज़न डिवीज़न वेरिएबल लिख दिए, तो इस तरह हम एक कमेंट इसमें ऐड कराते हैं। अगर हमने अब अपनी अंडरस्टैंड की रखी है, अगर हम अब इसको दोबारा अगर रन करें तो इसने हमें कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं दिया। और अगर हम इसको अब चलाएं इसी तरह, तो ये आपके सामने देखें उसी तरह बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि इसने किसी भी प्रोग्राम की कोई भी चीज़ को तब्दील नहीं किया। तो इस वजह से ये कमेंट होता है कि अगर हमने अपनी बात को अंडरस्टैंड करना है, आप फर्दर टाइम में कभी भी अपने अगर कोड को ओपन करें तो आपको मतलब जानना होता है कि मतलब ये मैंने फ़ंक्शन किस लिए बनाया था, ये फ़ंक्शन किस लिए बनाया था, तो उसको हम रिमेंबर करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये तो बात आ गई कि अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, अगर हमने एक लाइन में कमेंट लिखना है तो उसके लिए हम डबल स्लैश इस्तेमाल करेंगे ना, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो अगर हमने मतलब 2-3 लाइनों का कमेंट लिखना है कि मतलब काफ़ी हमने ये प्रोग्राम किस लिए बनाया, अगर उसी लिए हमने इसमें लिख देना है, उसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। उसको हमने इस्तेमाल करने का हमारे पास सिंपल तरीका है, फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी और उसके साथ आ जाएगा एस्टेरिक का साइन, ये वाला साइन। इस तरह अगर हम इसमें लिखें कि हेडर फाइल फॉर iOS कुछ भी लिखते हैं, तो इसको अगर हम इंटर करके ले जाएँ इसके आगे कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसको अगर हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी ABCD कुछ भी लेते हैं, तो इसमें भी कुछ मसला कुछ कर रहा है। अगर हम इसको दोबारा ही लिख के कुछ भी लिख के अगर आप इसको सेव कराना चाहें तो ये इस तरह अगर लिखें हम इसको, तो इस तरह हमने कुछ भी इसके अंदर लिखें, तो पहले आपने इसमें स्टेरिक डालना है और फिर अगर बैक स्लैश डालें तो ये हेडर फाइल मतलब अगर एक से ज़्यादा लाइन का लिखना हो तो उसमें ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। इसलिए मसला कर रहा है कि कमेंट्स जो होते हैं ना, या मैंने आपको बताया कि अपनी रिमेंबर के लिए रखते हैं। रिमेंबर के लिए लिखने के लिए मतलब हमें अगर फर्दर इसमें अगर कोई प्रोग्राम मतलब ओपन करना है तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि हमने ये वाला फंक्शन किस लिए बनाया था। तो वैसे तो इसमें एक लाइन ही इतनी लंबी होती है कि हमें अगली लाइन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ भी जाए तो हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए ना। तो ये जो कमेंट है इसका बहुत सिंपल सा यूज़ है। अगर हम इसको अगर डबल लाइन में यूज़ करें तो देखते हैं इसका डबल लाइन में यूज़ करने का आखिर क्या तरीका है। डबल लाइन कमेंट की कोई ऐड करना इतना मुश्किल नहीं है। डबल लाइन कमेंट आप सिंगल स्लैश से ऐड करेंगे और आगे डबल स्लैश तक, सिंगल स्लैश से लेकर कि जैसे हमने लिख दिया कि हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आ गया। तो उसके बाद अगर हम ऐड कराएँ मतलब डबल लाइन कमेंट तो उस पर चलना तो चाहिए। यहाँ पर अगर लिख हम देखते हैं इसको,
फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और साथ हम यूज़ करेंगे स्टैटिक का साइन। तो इसमें तो ये सारे मतलब उसमें कंसिडर कर लिया। तो हमें जो भी इसमें अपनी बात लिखनी है हम लिख लेते हैं इसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि हेडर फाइल का मैंने नाम ही लिख दिया है। तो अगर हम इसको अब आपने डालना है स्टैटिक का साइन पहले और उसके बाद आपने डालना है बैक स्लैश। तो इस तरह अगर हम लिखते हैं, अगर हम इसको अगर मल्टीपल लाइन्स में लिखें, मल्टीपल लाइन्स में आपने अगर अब इसको उसी के नीचे लिखना है तो आप टैब के ज़रिए जल्दी जल्दी से लेके जाके लिख देंगे। तो जो भी आपने लिखना है डबल लाइन में लिख के, डबल लाइन में यही सादा सारा लिख के जो भी लिखना है आपने, जो भी कोई बात आपने अगर अपनी रिमेंबर के लिए स्टोर करनी है तो आपने डालना है स्टैटिक का साइन और बैक स्लैश। तो इस तरह आप इसमें मल्टीपल लाइंस कमेंट को सेव कर सकते हैं। देखें अब जैसे कि अच्छा हेडर फाइल के सामने ये नहीं लिखा गया क्योंकि हो सकता है कुछ इसमें कोई इशू आ रहा हो, लेकिन उसके नीचे जैसे हमने मेन की बॉडी के आगे लिख लिया है कमेंट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके नीचे फजूल में जो भी आपने जो भी अपने रिमेंबर के लिए स्टोर करना हो आप लिख के इस तरह आप एक फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और एक साथ डालेंगे स्टैटिक का साइन जो कि 8 के बटन के ऊपर है, शिफ्ट के ज़रिए वो इस्तेमाल होगा। मल्टीपल लाइन सारा कमेंट लिख के उसके नीचे फिर पहले स्टैटिक का साइन और उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड स्लैश का साइन। तो ये आपका फिर वो एक मल्टीपल लाइन कमेंट कंसिडर कर लेगा। अब हमने इसमें 2 कमेंट इस्तेमाल किए हैं, एक हमने सिंगल लाइन में कमेंट इस्तेमाल किया है, ये डिवीज़न वेरिएबल वाला डिवीज़न वेरिएबल, ये एक हमने डिव के आगे स्टोर किया, उसको हम थोड़े से गैप करके लिखते हैं अपने रिमेंबर के लिए। तो ये हमने एक सेव किया और एक उसके अलावा हमने मल्टीपल लाइन कमेंट सेव किया। अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा अगर रन करें तो ये हमारे सामने आउटपुट आ गया। हम इसमें नंबर इंटर कर देते हैं ये, तो ये हमारे सामने देखें बिल्कुल सेम टू सेम वैसी आउटपुट आई है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। कंपाइलर ने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जो हमने मतलब डबल स्लैश और बैक फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक से लिखी हुई थी, उसने वो कमेंट कंसिडर कर लिया और बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया। तो आज हमने क्या सीखा कि हम कैसे अपने C++ के प्रोग्राम में मतलब कमेंट्स को डिक्लेयर करा सकते हैं। उसके अलावा एक और बात ये हो गई कि जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड वॉइड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, मेन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, उसके अलावा ये सी आउट लिखा हुआ है, उसके बाद फिर ये CN लिखा हुआ है। इनको हम कहते हैं रिज़ल्ट वर्ड, जो कंपाइलर ने अपनी ज़ुबान में रिज़ल्ट किसको कहते हैं। जैसे कि हम अगर एयरप्लेन की बात कर लें, अगर हम उसमें जाते हैं तो कोई हमें पता चलता है कि ये वाली सीट फ़लाने बंदे ने रिज़र्व कर लिया, मतलब उसने पहले से अपने लिए सीट बुक कर ली है। तो कंपाइलर में भी सेम टू सेम इसी आप एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे कि कंपाइलर ने अपने लिए पहले से ही इन लफ्ज़ को मतलब अपने लिए मतलब बुक कर लिया, यानी कि रिज़र्व कर लिया। तो जैसे कि इंक्लूड का लफ्ज़ आ गया, मेन का लफ्ज़ आ गया, वॉइड का मेन, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मतलब कंपाइलर ने रिज़र्व कर लिया हाय अब हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये आ जाता है कि हम इन लफ्ज़ से कोई नया नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये कि जैसे हमने इधर किया इंट x बाय सम मल्टीप्लाई मल का फंक्शन एक वेरिएबल बनाया है, डिव का बनाया है, मॉडुलस का बनाया है। तो इस तरह हम ना अब मेन का आगे अगर हम फंक्शन अब एक बना दें, मतलब नेम से हमें चाहिए कि एक मेन फंक्शन है तो हम इसका एक मेन लिख दें। मेन ही मैंने चलो लिख दिया, तो देखते हैं अब क्या होता है। अब ये हमें एक इसमें ये तो रिजर्व वर्ड है, इसने किस तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया है ये, क्योंकि हम टर्बो C++ एक बहुत पुराना कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इसने इन रिजर्व वर्ड को कंसिडर नहीं किया। लेकिन आजकल जो नए मतलब कंपाइलर आ रहे हैं जैसे कि विजुअल कोड, डेव C++, वो जो रिजर्व वर्ड हैं उनको वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता नेम के साथ। मतलब जैसे कि हमने इधर सम का फंक्शन बनाया है, तो कुल मिलाकर टोटल हमारे पास जो रिजर्व वर्ड हैं वो लगभग तकरीबन 80 के करीब रिजर्व वर्ड हैं जो कंपाइलर मतलब अपनी ज़ुबान में उनको रिज़र्व रखता है। मतलब उनसे हम कोई भी नया एक नाम कोई भी फंक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आ गया करैक्टर CHAR, मतलब ब्रेक आ गया, गेट CH आ गया, वॉइड आ गया, मेन आ गया, इंट आ गया, फॉर, वाइल, डू वाइल, इसके अलावा काफ़ी सारे तकरीबन मैंने आपको बताया कि 80 के करीब रिजर्व वर्ड हैं
जो कंपाइलर ने अपने लिए रिज़र्व कर ली हैं तो उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके अलावा जो भी नाम है, कोई भी नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर सम कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा, अपने रिमेंबर के लिए MUL का मैंने फंक्शन बना दिया। डिवीज़न के लिए मैं पूरा डिवीज़न का फंक्शन बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि अपने रिमेंबर के लिए मैंने इसका div का फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस तरह मल्टीपल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट को अपनी कोडिंग, अपनी प्रोग्रामिंग में ऐड करवा सकते हैं। और हाँ, आखिर रिज़र्व वर्ड क्या होता है? रिज़र्व वर्ड का बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लाजमी होता है क्योंकि ये हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम बिल्कुल इसको सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे और प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।